नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। वॉलेस डी वॉटल्स की 1910 की किताब है ये, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। हाँ, और इसे ना कई लोग एक बोलती किताब जैसा मानते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, मतलब ये सीधे सीधे बताती है कि करना क्या है। सही। वॉटल्स तो साफ कहते हैं कि भाई ये किताब उन लोगों के लिए है जिनका पहला काम है अमीर बनना, बाकी दर्शन वगैरह बाद में। हाँ, मतलब प्रैक्टिकल गाइड। तो आज हम इसकी जो शुरुआती बुनियादी बातें हैं उनको जरा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और लेखक का नजरिया भी काफी अलग है। वो कहते हैं कि ये किताब विज्ञान पर आधारित है। विज्ञान, अमीर बनने का विज्ञान। हाँ, उनका दावा है कि पाठक को इसके निष्कर्षों पर वैसे ही भरोसा करना चाहिए जैसे मान लीजिए बिजली के नियमों पर करते हैं। अच्छा। और वो ये भी कहते हैं कि ये इतना सटीक है कि अगर आप नियमों का पालन करें तो मतलब असफलता हो ही नहीं सकती। ये तो बड़ा दावा है। हाँ, और इसकी जड़ें वो बताते हैं हिंदू दर्शन के अद्वैतवाद में है। हाँ, यानी कि सब कुछ एक ही मूल तत्व से बना है। एक ही चीज है सर। हाँ, दिलचस्प। तो इसी सोच से शायद पहला अध्याय शुरू होता है, अमीर बनने का अधिकार, द राइट टू बी रिच। जी। और इसमें वो कहते हैं कि भाई जब तक कोई अमीर ना हो तब तक वास्तव में पूर्ण या सफल जीवन जीना संभव नहीं है। ये बात मुझे थोड़ी क्रांतिकारी लगी उस जमाने के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तब तो अक्सर गरीबी को ही गुण माना जाता था, है ना? हाँ, लेकिन वॉटल्स के लिए अमीर होने का मतलब सिर्फ जरूरतें पूरी करना नहीं है। तो फिर क्या है? उनके लिए है अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना। उनका मानना है कि देखो, शरीर है, मन है, आत्मा है, तीनों का विकास जरूरी है। और इसके लिए आपको चीजें चाहिए, मतलब ज्ञान के लिए किताबें, दुनिया देखने के लिए साधन, आत्मा की शांति के लिए शायद कोई कला, कोई सुंदरता। और इन सब के लिए पैसा चाहिए। हाँ, पैसा चाहिए। तो उनके हिसाब से अमीर बनने की इच्छा असल में एक बेहतर, एक भरपूर जिंदगी जीने की इच्छा है। और ये अच्छी बात है, सराहनीय है। ठीक है, तो ये तो हुआ अधिकार, लेकिन फिर सवाल आता है कि कैसे? क्या ये किस्मत की बात है, या माहौल की, या सिर्फ टैलेंट? हाँ, यहीं पर दूसरा अध्याय आता है। अमीर बनने का एक विज्ञान है। देयर इज अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अच्छा, तो यहाँ वो बताते हैं कि ये विज्ञान है। जी, वो तर्क देते हैं कि अमीर बनना जैसे गणित होता है ना, अलजेब्रा या एरिथमेटिक, वैसा ही एक सटीक विज्ञान है। ये बाहरी माहौल पर निर्भर नहीं करता। अगर ऐसा होता तो एक ही जगह के सब लोग अमीर या गरीब होते। सही बात है। और ना ही ये सिर्फ टैलेंट की बात है, कितने ही प्रतिभाशाली लोग गरीब रह जाते हैं। हाँ, ये भी देखा है। तो उनका निष्कर्ष है कि अमीर बनना या संपत्ति पाना ये कुछ खास तरीके से काम करने का नतीजा है। एक निश्चित तरीका, सर्टेन वे वो इसे कहते हैं। ये निश्चित तरीका, ये क्या है? मतलब क्या सिर्फ कड़ी मेहनत? क्योंकि सिर्फ मेहनत से तो नहीं नहीं, अच्छा सवाल है। वो इसे सिर्फ मेहनत नहीं मानते। तो फिर ये एक खास तरह की सोच है, एक विश्वास है, और फिर उस सोच और विश्वास के अनुसार काम करना है, जो ब्रह्मांड के नियमों के साथ तालमेल में हो। ओके। इस तरीके की बारीकियों पर तो किताब आगे बात करती है, लेकिन मूल विचार यही है कि कोई भी जो इससे समझ ले और अपना ले वो अमीर बन सकता है, गणितीय निश्चितता के साथ, वो कहते हैं। कोई भी, लेकिन अगर कोई ये तरीका अपनाना भी चाहे तो क्या मौके हैं? मतलब अक्सर लगता है ना कि सारे अच्छे मौके तो चले गए, या कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। हाँ, ये आम धारणा है, और इसी पर है तीसरा अध्याय, क्या अवसर पर एकाधिकार है? इज अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड? तो क्या वॉडल्स मानते हैं कि अवसर सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इस विचार को पूरी तरह से खारिज करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि अवसर कभी खत्म नहीं होता। हाँ। उसका रूप बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए बड़े रेल सिस्टम पर कंट्रोल करना अब मुश्किल है, हाँ। लेकिन फिर इलेक्ट्रिक रेलवे आ गए या हवाई जहाज आ गए, नए क्षेत्र खुलते रहते हैं। मतलब अवसर हमेशा रहता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। वो कहते हैं अवसर की लहर अलग अलग समय पर अलग अलग दिशाओं में बहती है। उस समय वो अमेरिका में कृषि और उससे जुड़े उद्योगों की बात कर रहे थे। तो अगर अवसर की कमी नहीं है तो फिर लोग गरीब क्यों हैं, वॉटल्स के अनुसार? हाँ, यहीं पर वो एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लाते हैं, मूल तत्व या निराकार तत्व, फॉर्मलेस सब्सटेंस। निराकार तत्व, ये क्या है? ये एक तरह से वो मूल ऊर्जा या पदार्थ है जिससे सब कुछ बना है। ये सोचने वाला है, जीवित है और अनंत है, असीम है। ओके। और ये तत्व हमेशा और ज्यादा जीवन चाहता है और ज्यादा अभिव्यक्ति चाहता है। प्रकृति में देखिए, कोई कमी है क्या? सब कुछ भरपूर है। बात तो सही है। तो वॉटल्स का तर्क है कि गरीबी इसलिए नहीं है कि धन कम है
या अवसर पर किसी का कब्जा है। गरीबी इसलिए है क्योंकि लोग उस निश्चित तरीके से काम नहीं करते जिससे ये निराकार तत्व उनकी तरफ आकर्षित हो, जिससे धन पैदा हो। तो ये निराकार तत्व उसी अद्वैतवादी विचार से जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल, कि सब कुछ एक ही ऊर्जा से बना है जो अनंत है और हमारी रचनात्मक सोच हमारी इच्छाओं का जवाब देती है। तो इन पहले 3 अध्यायों का निचोड़ ये हुआ कि अमीर बनना हमारा अधिकार है। जी, ये एक विज्ञान पर आधारित है, कोई किस्मत का खेल नहीं। सही। और इसके लिए मौके और संसाधन वो अनंत है। कमी बाहर नहीं, हमारे तरीके में हो सकती है। बिल्कुल सही। यही वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर वॉटल्स अमीर बनने का पूरा तरीका समझाते हैं। अधिकार की स्वीकृति, विज्ञान की समझ और स्रोत यानी उस निराकार तत्व की असीमिता में विश्वास। तो ये शुरुआती चैप्टर्स एक तरह से माइंडसेट तैयार करते हैं आगे की बातों के लिए। हाँ, एकदम। ये जमीन तैयार करते हैं उस निश्चित तरीके को समझने और अपनाने के लिए। तो चलिए सीधे बात करते हैं इन स्रोतों की। ये दौलत कमाने के बारे में एक बहुत ही अलग सा नजरिया देते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहला जो मुख्य सिद्धांत है वो कहता है कि एक सोचने वाला पदार्थ है ना? सही। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ है नहीं, ये सोचता भी है। बिल्कुल, और यहीं से आप कह सकते हैं विचार की असली ताकत सामने आती है। ये जो स्रोत हैं वो कहते हैं कि इस पदार्थ में जिसे निराकार तत्व भी कहा गया है, हाँ, निराकार तत्व, उसमें अगर कोई विचार डाला जाए तो वो उसी चीज का रूप ले लेता है। अच्छा। हाँ, सोचिए जरा, मतलब आपके विचार असल में चीजों को बना सकते हैं। इसमें 3 बुनियादी बातें बताई गई हैं। क्या है वो? एक, कि एक मूल निराकार तत्व है जिससे सब बना है। दूसरा, कि इस तत्व में डाला गया विचार उसी चीज को बनाता है जिसकी कल्पना की गई है, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। सुनने में तो ये बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन इसको अमल में लाना, खासकर जब जैसे आपने कहा बाहरी हालात बिल्कुल उलट हों। हाँ, ये चुनौती है। जैसे मान लीजिए कोई गरीबी में है और उसे अमीरी की सच्चाई सोचनी है, इसके लिए तो जबरदस्त मानसिक ताकत चाहिए होगी, है ना? बिल्कुल, आपको उस विश्वास को, उस सोच को पूरी तरह से अपनाना होगा। यही कुंजी है। हाँ, ये विश्वास। और ये विश्वास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें सीधे अगले विचार से जोड़ता है। कौन सा विचार? जीवन को बढ़ाने का विचार, इंक्रीजिंग लाइफ। अच्छा। ये स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये जो सोचने वाला पदार्थ है, ये स्वाभाविक रूप से हमेशा ज्यादा जीवन चाहता है, ज्यादा अभिव्यक्ति, ज्यादा विस्तार। जैसे? कोई उदाहरण, जैसे एक बीज होता है, वो बढ़कर 100 और 20 पैदा करता है ना? वैसे ही एक तरह से ब्रह्मांड का स्वभाव ही है लगातार फैलना, खुद को अभिव्यक्त करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमीर बनने की जो इच्छा है वो सिर्फ स्वार्थ नहीं है। नहीं, स्रोत तो यही कहता है। वो इसे जीवन की एक बहुत ही स्वाभाविक इच्छा के तौर पर देखते हैं। मतलब अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त करने की, ज्यादा अनुभव करने की एक तलाश। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड खुद चाहता है कि हर किसी के पास जीवन को भरपूर जीने के साधन हो। लेकिन इसमें एक शर्त भी है शायद। आपने कहा था कि आपका उद्देश्य सबके उद्देश्य से मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ मतलब अपनी शारीरिक इच्छाएं पूरी करना या दिमागी महत्वाकांक्षाएं नहीं है। बात है शरीर, मन और आत्मा के संतुलित विकास की। सबका भला होना चाहिए। और यहीं पर शायद वो बात आती है प्रतिस्पर्धा वाली सोच से हटकर रचनात्मक सोच अपनाने की। एकदम सही, यहीं पर ये बात आती है। आपको बनाना है, निर्माण करना है, मुकाबला नहीं करना, किसी से कुछ छीनना नहीं है। क्यों? मतलब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सिद्धांत कहता है कि आपूर्ति असीमित है। वो जो निराकार तत्व है उसमें सब कुछ अनंत मात्रा में मौजूद है। अच्छा, तो जब आप रचनात्मक तरीके से सोचते हैं तो आप उस अनंत स्रोत से जुड़ते हैं। फिर दूसरों से छीनने की जरूरत ही क्या है? बनाने के लिए तो अनंत संभावनाएं हैं। ठीक है, मान लिया सोच रचनात्मक होनी चाहिए, छीनना नहीं है, लेकिन फिर असल में दौलत किसी तक पहुंचती कैसे है? मतलब वो हवा में तो प्रकट नहीं हो जाती होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। स्रोत साफ कहता है कि आपको दुनिया में लेन देन तो करना ही होगा। व्यापार, वाणिज्य, ये सब जरूरी है। तो फिर अलग क्या है? अलग है तरीका। कुंजी है निष्पक्षता। आपको हर लेन देन में हमेशा नकद मूल्य से ज्यादा उपयोगिता मूल्य देना है। यूज वैल्यू ज्यादा होना चाहिए कैश वैल्यू से। उपयोगिता मूल्य मतलब? जैसे ये किताब का ही उदाहरण ले जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके कागज और स्याही की कीमत शायद बहुत कम हो, है ना? हाँ, कुछ रुपए। लेकिन अगर इसके अंदर के विचार किसी को हजारों डॉलर कमाने की प्रेरणा या तरीका दे दें तो इसका उपयोगिता मूल्य कितना ज्यादा हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा। तो आप हर बार जब कुछ देते हैं तो सामने वाले के जीवन में मूल्य बढ़ा रहे हैं। यही रचनात्मक तरीका है। अच्छा, ये बात समझ आई।
तो मान लीजिए मेरा विचार है एक बेहतर सिलाई मशीन बनाने का। ये विचार निराकार तत्व पर असर डालता है। फिर आगे क्या होता है? स्रोत के अनुसार तब वो जो सर्वोच्च बुद्धिमत्ता है, आप उसे निराकार तत्व की संगठित करने वाली शक्ति कह सकते हैं। वो लोगों के दिमाग पर असर डालना शुरू करती है। लोगों के दिमाग पर कैसे? वो व्यापार और वाणिज्य के जो स्थापित तरीके हैं, जो चैनल्स हैं, उनका इस्तेमाल करके चीजों और अवसरों को आपकी ओर निर्देशित करती है। और क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया रचनात्मक है, प्रतिस्पर्धी नहीं, तो ये उन सभी लोगों के लिए भी फायदेमंद होगी जो उस सिलाई मशीन को आप तक पहुंचाने में शामिल हैं। मतलब ये लेन देन सबके जीवन में वृद्धि लाएगा। और इसमें छोटा सोचने की जरूरत नहीं है। स्रोत कहता है कि बड़ा सोचने में संकोच मत करो। बिल्कुल नहीं, हिचकिचाना नहीं है। आपकी जो सच्ची इच्छा है वो असल में ईश्वर की या उस निराकार तत्व की ही इच्छा है कि वो आपके माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करे। हाँ, वो कहानी भी है ना उसमें, एक गरीब आदमी की। हाँ, बिल्कुल। वो पहले डरते डरते सिर्फ एक कालीन और एक स्टोव मांगता है। हाँ। फिर उसे एहसास होता है कि अरे मैं और भी तो मांग सकता था, और फिर वो एक पूरे घर की कल्पना करता है और उसे पा लेता है। ये दिखाता है कि हमारी सोच और हमारा विश्वास ही सीमा तय करते हैं ना। बिल्कुल। बड़े लक्ष्य रखना एक तरह से उस निराकार तत्व की असीम क्षमता के साथ खुद को मिलाना है। आपकी सोच की सीमा ही आपकी प्राप्ति की सीमा बन जाती है। तो अगर हम इन सब बातों का सार निकालें तो क्या कहेंगे? पहला, एक खास तरीके से सोचना सीखना है। हाँ, वो रचनात्मक तरीका। दूसरा, जीवन बढ़ाने के उस सार्वभौमिक सिद्धांत के साथ जुड़ना है जो सबका भला चाहता है। और तीसरा, ये समझना कि दौलत प्रतिस्पर्धा से नहीं बल्कि रचनात्मक और मूल्यवर्धक तरीकों से आती है। सही। ये सब विश्वास, एक साफ उद्देश्य और फिर सही दिशा में कदम उठाने पर निर्भर करता है। हाँ, ये सब सुनने में तो काफी तार्किक लगता है। लगता तो है, लेकिन यहाँ एक सोचने वाला सवाल भी उठता है मेरे ख्याल से। क्या सवाल? देखिए, अगर ये निराकार तत्व मौजूदा व्यवस्थाओं और दूसरे लोगों के दिमाग के जरिए ही काम करता है, हाँ, तो कोई इंसान ये कैसे पक्का कर सकता है कि जो अवसर उसके सामने आ रहा है वो वाकई उस रचनात्मक मार्ग का हिस्सा है? कहीं वो महज एक संयोग तो नहीं, या फिर किसी पुरानी वो जो प्रतिस्पर्धी आदत होती है उसका अनजाने में नतीजा तो नहीं? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, इस बारीक फर्क को समझना यह अपने आप में एक चुनौती हो सकती है। इस पर विचार करना जरूरी है। पहला तो है कृतज्ञता, मतलब आभार। फिर वो एक निश्चित तरीके से सोचना क्या है, उस पर बात करेंगे। हाँ, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और आखिर में इच्छा शक्ति, मतलब विल पावर, उसका सही इस्तेमाल कैसे हो। सही। वॉटल्स का जो मूल विचार है वो यही कि अमीर बनना सिर्फ मेहनत या चांस की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक विज्ञान है, एक तरीका है, और सब कुछ एक मूल विचारशील तत्व से बना है जिसे हमारे विचार वो प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला कदम आपने कहा कृतज्ञता। ये तो हम सब जानते हैं, थैंक यू बोलना। पर वॉटल्स के लिए इसका मतलब कुछ और गहरा है ना? उनके लिए कृतज्ञता उस मूल तत्व या कह लें ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उससे जुड़ने का एक तरीका है। जोड़ने का तरीका कैसे? जैसे आप सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन कर रहे हो। वो इसे एक नियम की तरह देखते हैं। जितना ज्यादा और गहरा आभार हम महसूस करते हैं, उतना ही हम उस स्रोत के करीब जाते हैं। और फिर? और उतनी ही तेजी से अच्छी चीजें, हमारी मनचाही चीजें हमारी तरफ आती हैं। ये हमें फोकस करने में मदद करता है, कमी पर नहीं बल्कि जो है या आ रहा है उस पर। ये तो दिलचस्प है कि वो मुश्किल हालात या जो व्यवस्थाएं हमें पसंद नहीं, उनके लिए भी आभारी होने को कहते हैं। हाँ, क्योंकि उनके अनुसार वो भी मौके पैदा कर सकती हैं, शायद अनजाने में ही सही। वो कहते थे कि बड़े उद्योगपति भी ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिनसे आम लोगों को अवसर मिलते हैं। कृतज्ञता उस प्रवाह को खोलती है, ऐसा समझिए। ठीक है, समझ गई। तो आभार एक कनेक्शन बनाता है। अब आते हैं उस निश्चित तरीके से सोचने पर। ये थोड़ा रहस्यमय ऐसा लगता है। इसमें करना क्या होता है? रहस्यमय नहीं, बस थोड़ा क्या कहते हैं, डिसिप्लिन्ड तरीका है। सबसे पहली चीज आपको जो चाहिए उसकी एक एकदम साफ, एकदम पक्की मानसिक तस्वीर बनानी होगी। मतलब कोई धुंधलापन नहीं, बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल क्लियर। और सिर्फ तस्वीर बनाना काफी नहीं, उसे लगातार मन में रखना है। और इसके साथ दो चीजें और चाहिए। बहुत मजबूत संकल्प, मतलब पर्पस, कि ये पाना ही है। और दूसरा, और अटूट विश्वास, फेथ, ये मानना कि वो चीज या तो मिल चुकी है या बस मिलने ही वाली है, पक्का। मिलने से पहले ही। हाँ, इसी को वो मानसिक स्वामित्व का रवैया कहते हैं, मेंटल एटीट्यूड ऑफ ओनरशिप। मतलब मिलने से पहले ही उसके लिए शुक्रगुजार होना, जैसे वो आपकी सच्चाई बन गई हो। अच्छा, ये तो मन में उस हकीकत को जीने जैसा हुआ। बिल्कुल। आप उस विचारशील तत्व पर अपनी इच्छा की छाप छोड़ रहे हैं, विश्वास के साथ। ठीक है, तो आभार हो गया, क्लियर विजन, संकल्प
और विश्वास भी। अब ये विल पावर, इच्छा शक्ति, इसका क्या काम है? कई लोग सोचते हैं कि इससे हम शायद दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं या चीजों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। यही वॉटल्स बहुत जोर देकर एक बात कहते हैं कि इच्छा शक्ति का इस्तेमाल बाहरी दुनिया पर नहीं करना है। नहीं करना है तो फिर दूसरों पर, हालातों पर या चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करना ये गलत है और बेकार भी। वो कहते हैं इससे कोई फायदा नहीं होता। तो फिर विल पावर का सही इस्तेमाल क्या है? केवल और केवल खुद पर, अपने ऊपर। मतलब कैसे? अपनी सोच को कंट्रोल करने के लिए, अपने ध्यान को बनाए रखने के लिए। जो मानसिक तस्वीर आपने बनाई है, जो विश्वास आपने रखा है, उस पर टिके रहने के लिए। अच्छा। जब मन में शक आए, डर आए या गरीबी कमी के विचार आए, तो अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके उन विचारों को हटाना है और फोकस वापस अपनी तस्वीर और विश्वास पर लाना है। हाँ, ध्यान गरीबी पर या उसकी वजहों पर नहीं लगाना है, ध्यान अमीरी के निर्माण पर लगाना है। विल पावर आपको उस रास्ते पर बनाए रखने का टूल है, अपने मन को भटकने से रोकने का। तो अगर मैं इसे संक्षेप में समझूं, कृतज्ञता दरवाजा खोलती है, उस स्रोत से जोड़ती है। हाँ, वो निश्चित सोच उस स्रोत को बताती है कि हमें चाहिए क्या, बिल्कुल साफ साफ। सही। और इच्छा शक्ति वो हमें उस सोच पर, उस विश्वास पर टिकाए रखती है ताकि हम नकारात्मकता या शक में ना बह जाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कोई पैसिव विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये एक एक्टिव, लगातार चलने वाला मानसिक काम है, एक विज्ञान है वॉटल्स के अनुसार। एक सचेत प्रक्रिया। जी हाँ, जिसमें लगातार अपनी सोच, अपने विश्वास पर नजर रखनी होती है और उसे सही दिशा देनी होती है। तो सोचने वाली बात यह है, अगर ये सिद्धांत वाकई काम करते हैं, अगर हमारे विचार, आभार और इच्छा शक्ति में इतनी ताकत है, तो रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी सोच में, अपने ध्यान में ऐसा कौन सा एक छोटा सा लेकिन लगातार किया जाने वाला बदलाव हम ला सकते जिसके नतीजे शायद हमें हैरान कर दे। पहला विचार जो है वो इच्छा शक्ति को लेकर है कि इसका इस्तेमाल बाहर नहीं बल्कि खुद पर कंट्रोल रखने के लिए करना है। ये थोड़ी अलग बात लगी मुझे। हाँ, बिल्कुल। इसका लॉजिक यह है कि अपनी एनर्जी बाहर लगाने के बजाय अपनी सोच को, अपने ध्यान को कंट्रोल करने में लगाओ। मतलब इन सोर्सेस के हिसाब से फोकस सिर्फ अपनी जो दौलत की मेंटल पिक्चर है उस पर होना चाहिए। अच्छा, जो भी पुरानी फाइनेंशियल परेशानियां थीं या दूसरों की गरीबी, उन ख्यालों को बिल्कुल बिल्कुल निकाल देना है दिमाग से। हाँ, मतलब ये सिर्फ नेगेटिविटी से बचना नहीं हुआ, ये तो एक्टिवली अपना फोकस शिफ्ट करना है। सही। और दिलचस्प बात यह भी है कि स्रोत कहते हैं दुनिया की मदद करनी है तो कंपटीशन से नहीं बल्कि खुद रचनात्मक तरीके से अमीर बनो। हाँ, दूसरों की गरीबी पर ध्यान मत दो बल्कि उन्हें ऐसे देखो जैसे वो भी अमीर बन रहे हैं। ये काफी ऑप्टिमिस्टिक है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, स्रोत इसे काफी ऊंचा लक्ष्य मानते हैं। उनका मानना है कि असली दौलत से ही आपकी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ जुड़ी है। उनका तर्क है कि ये सब रचनात्मक विचार से जो दौलत आती है उस पर निर्भर करता है। शायद इसीलिए वो कहते हैं कि जब तक इस रास्ते पर कामयाबी न मिले तब तक दूसरी चीजों में, जैसे तत्वमीमांसा या स्पेक्युलेशन, उसमें मत उलझो, ताकि फोकस बना रहे। शायद एक ही तरीके पर टिके रहो ताकि कोई डाउट ना आए, कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप एक खास मानसिक स्थिति बना रहे हैं तो संदेह तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है। सही बात है। और यही से हम अगले पॉइंट पर आते हैं, एक निश्चित तरीके से काम करना। चैप्टर 11 का फोकस। अच्छा। सिर्फ सोचना या विजन बनाना काफी नहीं है। स्रोत कहते हैं कि सोच को एक्शन से जोड़ना वो बहुत जरूरी है। ओके। सोच क्रिएटिव पावर है, पर एक्शन के बिना वो हकीकत नहीं बनती। और एक्शन का मतलब है अभी एक्शन लेना, है ना? मतलब जहां आप हैं, जिन लोगों के साथ हैं, जिन चीजों के साथ हैं, वहीं उन्हीं पर। हाँ, बिल्कुल। ये नहीं कि सही टाइम का इंतजार करें या माहौल बदलने का। अपने आज के माहौल को ही इस्तेमाल करना है आगे बढ़ने के लिए। एग्जैक्टली। इसी को शायद वो निश्चित तरीका कह रहे हैं। क्लियर मेंटल पिक्चर, उसे पाने का पक्का इरादा और पूरा विश्वास कि वो मिल रहा है, और फिर उसी विश्वास के साथ अभी एक्शन। हाँ, विचार चीजों को लाता है, एक्शन उन्हें हासिल करवाता है। और एक और बात, क्या? हर लेन देन में आपको जो मिल रहा है उससे ज्यादा उपयोग मूल्य देना। ओ हाँ, ये भी उसी निश्चित तरीके का हिस्सा था। मतलब सिर्फ लेना नहीं, वैल्यू देना भी। बिल्कुल।
एक तरह से रचनात्मक होना, लेन देन में भी प्रतिस्पर्धी होने के बजाय। ठीक है। और ये हमें तीसरे पॉइंट पर लाता है, कुशल कार्यवाही। चैप्टर 12। हाँ, एफिशिएंट एक्शन। सिर्फ काम करना काफी नहीं, उसे कुशलता से करना होगा। कुशल कार्यवाही, इसका क्या मतलब है? ज्यादा काम करना या कुछ और? नहीं, ज्यादा नहीं। स्रोत कहते हैं कि ये क्वांटिटी की बात नहीं है, ये क्वालिटी की बात है। अच्छा। हर दिन वो सब करना जो उस दिन हो सकता है, और हर एक काम को असरदार तरीके से करना। हर काम को असरदार तरीके से। हाँ, हर कुशल काम अपने आप में एक सक्सेस है, और अगर हर काम कुशल है तो पूरी जिंदगी एक सक्सेस होनी चाहिए। लॉजिकल लगता है। और असफलता क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारे काम अकुशल तरीके से किए जाते हैं, बस निपटा दिए जाते हैं। तो सवाल ये है कि हर काम को कुशल कैसे बनाएं? इसका कोई तरीका है? हाँ, स्रोत बताते हैं। वो कहते हैं कि अपनी विजन को, जो आपकी मानसिक तस्वीर है, उसे हमेशा सामने रखो और अपने विश्वास और उद्देश्य की पूरी ताकत उस काम में लगा दो। मतलब मेंटल पावर को फिजिकल एक्शन से जोड़ना। बिल्कुल। हर काम को ऐसे करना जैसे वो आपके बड़े लक्ष्य का एक अहम हिस्सा है, पूरी लगन से। और ये भी कि सफल एक्शन जुड़ता जाता है, मतलब एक सफलता दूसरी का रास्ता बनाती है और स्पीड बढ़ती है। हाँ, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसीलिए हर एक्शन मायने रखता है। और वो खाली समय वाली बात भी थी कि उसका इस्तेमाल अपनी विजन के डिटेल्स सोचने में करो। हाँ, ताकि वो याददाश्त में एकदम पक्की हो जाए, आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाए, ताकि वो विजन आपके हर एक्शन को गाइड करे। तो अगर हम सब बातों को समेटें, अपनी इच्छा शक्ति खुद पर लगाओ, सिर्फ अपनी पॉजिटिव विजन पर फोकस करो, नेगेटिविटी हटाओ, अभी एक्शन लो, जो है उसी से शुरू करो, और हर काम को पूरे विश्वास और उद्देश्य के साथ कुशलता से करो। हाँ, यही सार है अध्यायों का। सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसको लगातार करना वही असली चैलेंज होगा शायद। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी ही कुंजी है। और शायद सोचने के लिए एक बात यह भी है, हाँ, अगर हर कुशल काम सच में क्यूमुलेटिव है, अगली सफलता का रास्ता बनाता है, तो आज का सबसे छोटा लेकिन पूरी कुशलता से किया गया काम भी लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा असर डाल सकता है ना? तो चलिए सीधे बात करते हैं अध्याय 13 की, सही व्यवसाय में उतरना। इसमें कहा गया है कि किसी खास काम में सफल होने के लिए ना आपके अंदर वो मानसिक क्षमताएं होनी चाहिए, मतलब जो उस काम के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये क्षमताएं असल में औजारों की तरह है। औजारों की तरह? हाँ, जैसे सोचिए, किसी के पास बहुत अच्छे औजार हैं, लेकिन अगर उसे इस्तेमाल ही ना करना है तो क्या फायदा। और वहीं दूसरी तरफ कोई शायद उन्हीं औजारों से कितना बढ़िया काम कर ले। तो मतलब असली खेल तो इस्तेमाल का है, सिर्फ होने का नहीं। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि स्रोत कहता है कि ये जरूरी नहीं कि ये काबिलियत आप में पैदाइशी हो। सही। कोई भी इसे विकसित कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी का झुकाव पहले से है किसी तरफ, तो शायद उसके लिए वो रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, आसान जरूर हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा संतुष्टि, मतलब वो जो असली वाली सफलता है, वो उसी काम में मिलती है जिसे करने की आपके अंदर एक तीव्र इच्छा हो। अच्छा। और स्रोत यहाँ एक बहुत गहरी बात कहता है। वो कहता है कि आपकी इच्छा, वो जो तीव्र इच्छा है ना, वही इस बात का सबूत है कि उसको करने की शक्ति आपके अंदर पहले से है। मतलब इच्छा ही शक्ति का सिग्नल है। बिल्कुल, वो इच्छा बता रही है कि भाई अंदर वो पावर है, बस उसे जगाना है, उसे सही तरीके से लगाना है। पर मान लीजिए कोई फंसा हुआ महसूस कर रहा है, गलत जॉब में या गलत माहौल में, तो क्या करें? क्या स्रोत कहता है कि एकदम से सब छोड़ दो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत जल्दबाजी के सख्त खिलाफ है। वो कहता है बदलाव लाओ, पर धीरे धीरे, अपने विकास के साथ, अपनी ग्रोथ के जरिए। धीरे धीरे। हाँ, क्योंकि जब हम उस रचनात्मक स्तर पर होते हैं, मतलब क्रिएटिव प्लेन पर, जहां हम कंपटीशन नहीं क्रिएशन पर फोकस करते हैं, वहां हड़बड़ी की कोई जगह ही नहीं है। और अगर कभी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो रुक जाओ, बस अपने लक्ष्य की साफ तस्वीर मन में लाओ और कृतज्ञता, मतलब शुक्रगुजारी का भाव बढ़ाओ। कृतज्ञता। हाँ, इससे क्या होगा, आपका कनेक्शन उस सुप्रीम माइंड से, उस बड़ी शक्ति से बनेगा, और फिर सही समय पर सही कदम उठाने की समझ अपने आप आएगी। ये तो हुई अंदर की तैयारी की बात, लेकिन हम बाहर दूसरों पर क्या असर डालते हैं, यहीं पे शायद अध्याय 14 आता है, वृद्धि का प्रभाव। ये सुनने में थोड़ा अलग सा है, मतलब क्या है इसका? हाँ, इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज। इसका निचोड़ ये है कि आप जब भी किसी से मिलें, कोई भी लेन देन करें, छोटा हो या बड़ा, तो सामने वाले के मन पर एक उन्नति, एक बढ़ोतरी, एक इंक्रीज का एहसास छोड़ें।
उन्नति का एहसास। हाँ, क्योंकि देखिए हर इंसान, हर जीव आगे बढ़ना चाहता है। ये एक फंडामेंटल इच्छा है, बल्कि पूरे यूनिवर्स का ही ये मूल सिद्धांत है, विस्तार, ग्रोथ, जीवन का आगे बढ़ना। तो जब आप ये एहसास जगाते हैं, आप लाइफ के फ्लो के साथ हो जाते हैं। अच्छा। यानी हमारे हर काम से, हमारी वाइब से ही ये झलकना चाहिए कि हम खुद तरक्की कर रहे हैं और हमसे जुड़ने वाले को भी फायदा होगा, वो भी आगे बढ़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही। और ये बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ दिखावा ना हो, मतलब कोई एक्टिंग नहीं। हाँ हाँ। ये आपके अंदर का एक पक्का अटूट विश्वास होना चाहिए। जब आपको खुद ये यकीन होगा ना कि आप आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों की मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने में, तो ये विश्वास बिना बोले ही सामने वाले तक पहुंच जाता है। उन्हें महसूस होता है कि भाई इनके साथ जुड़ने में फायदा है, उन्हें जितना वो दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा वैल्यू मिल रही है। यूज वैल्यू ज्यादा है कैश वैल्यू से। बिल्कुल। और सिर्फ चीजों की वैल्यू नहीं, वो एक पॉजिटिव एनर्जी, एक आगे बढ़ने का एहसास। और यहीं पर एक चेतावनी भी है। क्या? कि दूसरों पर हावी होने की या उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कभी ना करें। वो सोच कॉम्पिटिटिव है, लड़ाई वाली। हमें क्रिएटिव बनना है। सही। जैसा वो गोल्डन रूल जोन्स कहते थे। वो एक बिजनेसमैन थे जो इसी सिद्धांत पर चलते थे। हाँ, सुना है मैंने। वो कहते थे, जो मैं अपने लिए चाहता हूं वही सबके लिए चाहता हूं। कितनी सीधी और शक्तिशाली बात है। वाकई। अच्छा, तो ये जो उन्नति की सोच है और ये वृद्धि का प्रभाव है, क्या ये सिर्फ बिजनेस वालों के लिए है या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही बात अध्याय 15 समझाता है। उन्नतिशील व्यक्ति, ये सिद्धांत सब पर लागू होता है। डॉक्टर, टीचर, वकील, अरे जो लोग सैलरी पर काम करते हैं उन पर भी। अच्छा, जैसे? मिसाल के तौर पर डॉक्टर को लीजिए। वो डॉक्टर ज्यादा सफल होगा जो खुद को सिर्फ बीमारी ठीक करने वाला नहीं, बल्कि एक महान सफल हीलर के तौर पर देखता है और उसी विश्वास, उसी मकसद से काम करता है। या वो टीचर जो बच्चों को सिर्फ सिलेबस नहीं रटाता, बल्कि उनमें आगे बढ़ने की, उन्नति करने की इच्छा और विश्वास जगाता है, उन्हें इंस्पायर करता है। और जो लोग नौकरी करते हैं सैलरी वाले, उनके लिए क्या है इसमें? उन्हें तो अक्सर लगता है मौके कम है, सब बॉस के हाथ में है। हाँ, ये आम सोच है, पर स्रोत कहता है निराश होने की जरूरत नहीं। उन्हें भी वही करना है। पहले तो मन में एक बिल्कुल साफ तस्वीर बनाएं कि वो कहाँ पहुंचना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, विजन। हाँ, क्लियर विजन। फिर पूरे विश्वास और पक्के इरादे से अपना अभी का काम करें। और काम कैसे करें? बेहतरीन तरीके से। हर काम को पूरी तरह सफल बनाएं। लेकिन ये तो सब करते हैं बॉस को खुश करने के लिए। यही फर्क है। ये बॉस को खुश करने के लिए नहीं करना, ये खुद की उन्नति के लिए करना है। आप अपने लिए काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए। अच्छा। वो सोच के बस अपना काम अच्छे से कर दो, प्रमोशन मिल जाएगा, वो काफी नहीं है। तो फिर असल में उन्नति के लिए चाहिए क्या, अगर सिर्फ अच्छा काम काफी नहीं है तो? देखिए, उन्नति के लिए स्रोत कहता है व्यक्ति को अपनी मौजूदा जगह के लिए बड़ा बनना होगा। टू बिग फॉर हिज प्लेस। बड़ा बनना होगा, ये थोड़ा समझाइए। हाँ, मतलब उसे अंदर से ये महसूस होना चाहिए कि वो इस जगह से, इस रोल से ज्यादा के काबिल है। उसे लगना चाहिए कि वो इससे आगे जाने के लिए बना है। और इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, उसे एकदम साफ पता हो कि वो क्या बनना चाहता है, वो विजन। ठीक। दूसरा, उसे पूरा अटूट विश्वास हो कि वो बन सकता है, जरा भी शक नहीं। विश्वास। और तीसरा, बनने का पक्का इरादा, मतलब ठान लिया है कि बनना ही है, डिटर्मिन्ड टू बी। विजन, विश्वास और इरादा। हाँ, जब ये तीनों चीजें किसी इंसान में होती है ना, तो उसका एक अलग ही ऑरा बन जाता है। वो विश्वास, वो मकसद उससे झलकता है। अच्छा। और आसपास के लोग, मौके, वो सब खुद ब खुद उसकी तरफ खिंचने लगते हैं। स्रोत तो यहां तक कहता है कि यूनिवर्स के नियम भी ऐसे इंसान की मदद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अवसर आएंगे ही आएंगे, निश्चित रूप से। पर हमारी बातचीत अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। जी हाँ। चेतावनियां और निष्कर्ष, और फिर वो अमीर बनने के विज्ञान का सारांश। समझना जरूरी है कि सिद्धांत जान लेने के बाद किन चीजों से बचना है। सही बात है, क्योंकि सिर्फ जानना काफी नहीं होता। तो चलिए देखते हैं लेखक हमें क्या चेतावनियां दे रहे हैं और फिर इस पूरे विज्ञान का सार क्या निकलता है। अध्याय 16 में वो एक बड़ी बात कहते हैं। हाँ, वो बाहरी चीजों वाली बात, कि सरकार क्या कर रही है या इंडस्ट्री कैसी चल रही है, ये चीजें असल में किसी को रोक नहीं सकती, अगर वो सोचने और काम करने का वो निश्चित तरीका अपनाते हैं। हाँ, वो क्रिएटिव सोच बनाम कॉम्पिटिटिव सोच, ये बात बार बार आती है। बिल्कुल, क्योंकि लेखक का पूरा जोर इसी पर है कि असली शक्ति अंदर है, बाहर नहीं। और यहीं से वो चेतावनियां शुरू होती हैं। अच्छा,
तो पहली क्या है? पहली और शायद सबसे अहम, भविष्य की चिंता में मत उलझो। मतलब बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर कोई आने वाली मुश्किल आज आपके काम पर सीधा असर नहीं डाल रही, तो उसके बारे में सोचकर अपनी वो क्रिएटिव एनर्जी बर्बाद मत करो। फोकस कहाँ होना चाहिए? सिर्फ आज के काम पर, और उसे भी पूरी कुशलता से, बेहतरीन ढंग से करना है। ये तो काफी मतलब सख्त लगता है। कल की प्लानिंग भी नहीं। उनका जोर आज पर ज्यादा है। प्लानिंग जरूरी हो सकती है, पर चिंता नहीं, वो ऊर्जा सोख लेती है। ओके, और बातचीत को लेकर भी कुछ कहा है उन्होंने? हाँ, कहा है कि कभी भी हतोत्साहित होकर बात न करें। अपनी या अपने काम की? किसी भी चीज की असफलता की संभावना का जिक्र तक न करें। ऐसा क्यों? उनका मानना है कि ऐसी बातें सीधे आपके विश्वास को, आपकी फेथ को कमजोर करती हैं। अच्छा। और अनजाने में ही आपको कॉम्पिटिटिव सोच की तरफ धकेल देती हैं, जहां लगता है कि सब कुछ लिमिटेड है, सीमित है। समझ रही हूँ। और क्रिएटिव सोच के लिए तो अटूट विश्वास चाहिए। एग्जैक्टली। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर कोई चीज मान लीजिए उम्मीद के मुताबिक वक्त पर नहीं मिली, हाँ, तो उसे असफलता मत समझो। तो क्या समझे? हो सकता है कि वो देरी एक ज्यादा बड़े, ज्यादा बेहतर अवसर का दरवाजा खोल रही हो। अच्छा, जैसे वो कहानी थी शायद किताब में। हाँ, वो छात्र वाली कहानी। एक डील नहीं हुई, पर उसी वजह से बाद में कहीं बड़ी कामयाबी मिली। मतलब हर रुकावट को एक संकेत की तरह देखना है कि शायद कुछ बेहतर आ रहा है। ये तो बहुत आशावादी नजरिया है तो, और वो प्रतिभा या टैलेंट की कमी के डर पर भी बात करते हैं। हाँ, कि अगर मेरे पास जरूरी काबिलियत नहीं हुई तो? लेखक भरोसा दिलाते हैं कि अगर आप सही रास्ते पर हैं, विश्वास और उद्देश्य के साथ, तो या तो वो टैलेंट आप में विकसित हो जाएगा, अच्छा, या फिर सही समय पर सही इंसान या साधन के रूप में आपको मिल जाएगा। जरूरत बस आगे बढ़ते रहने की है। उसी मानसिक छवि और कृतज्ञता के साथ। जी हाँ। तो ये तो हुई सावधानियां। इनके बाद आता है वो आखिरी अध्याय जहां सब कुछ समेटा गया है, सारांश। हाँ बिल्कुल, जैसे पूरी विधि का एक कंसाइज्ड फॉर्मूला। क्या है वो मुख्य सूत्र? पहला, कि एक सोचने वाला पदार्थ है, थिंकिंग सब्सटेंस, जिससे सब कुछ बना है। ठीक है। दूसरा, इस पदार्थ में अगर कोई विचार डाला जाए तो वो उसी चीज का रूप लेता है। और तीसरा, इंसान, हम लोग अपने विचारों से चीजों की कल्पना कर सकते हैं और उस विचार को उस निराकार पदार्थ पर छापकर हकीकत बना सकते हैं। ये बेस है। ये तो हो गया आधार। और इस पर अमीर बनने का रास्ता है क्रिएटिव सोच अपनाना, कॉम्पिटिटिव नहीं। हमेशा की तरह। हाँ, फिर उस निराकार बुद्धिमत्ता, उस इंटेलिजेंस के साथ एक हार्मनी, एक तालमेल बनाना। और उसके लिए क्या जरूरी है? कृतज्ञता, सच्ची ग्रैटिट्यूड। बिल्कुल, वो उस कनेक्शन को मजबूत करती है। फिर आप जो चाहते हैं उसकी एक एकदम साफ, क्लियर मानसिक छवि बनाना, और उसे बनाए रखना विश्वास और उद्देश्य के साथ। हाँ, अटूट विश्वास और पक्का इरादा। और फिर सबसे जरूरी, कर्म, एक्शन। सिर्फ सोचना काफी नहीं। बिल्कुल नहीं, एक्शन लेना होगा। हर दिन जो भी काम सामने है उसे पूरी क्षमता से, पूरी कुशलता से करना है। सिर्फ करना नहीं, बल्कि सफलता पूर्वक करना है, उन्नति की सोच के साथ। सही कहा। और एक और बात, हर लेन देन में, हर ट्रांजैक्शन में दिए गए मॉनेटरी वैल्यू से ज्यादा यूज वैल्यू, उपयोग मूल्य देना है। सामने वाले को ज्यादा फायदा पहुंचाना है। हाँ, वैल्यू एडिशन। तो संक्षेप में देखें तो ये सिर्फ पैसों का विज्ञान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरा जीने का तरीका है। सोच, विश्वास, कृतज्ञता, उद्देश्य और सही कर्म, इन सब का एक कॉम्बिनेशन। एकदम सही। भारी हालात को दोष देने के बजाय अपनी अंदरूनी शक्ति पर फोकस करना। और ये चेतावनियां याद दिलाती हैं कि रास्ते से भटकना कितना आसान है। चिंता, नेगेटिव बातें, फेलियर का डर, हाँ, ये सब खींचते हैं। लेकिन सूत्र साफ है, क्लियर विजन प्लस अटूट विश्वास प्लस निश्चित उद्देश्य प्लस गहरी कृतज्ञता प्लस कुशल कर्म इज इक्वल टू समृद्धि। ये सब उस क्रिएटिव शक्ति के साथ जुड़ने की प्रक्रिया है जो हमेशा फैलना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। बिल्कुल। वो बिजनेस डील वाली कहानी यहाँ फिर याद आती है। एक छोटी सी दिखने वाली नाकामी अगर विश्वास बना रहे तो कैसे बड़ी सफलता का रास्ता खोल सकती है। तो अंत में ये पूरी किताब इसी एक विचार पर आधारित है कि प्रचुरता, अबंडेंस सबके लिए संभव है। हाँ, पर उसके लिए एक अनुशासित, क्रिएटिव और कृतज्ञता से भरा नजरिया चाहिए, मानसिक भी और व्यावहारिक भी। ये सोचने लायक बात है कि हम अपनी जिंदगी में कहाँ-कहाँ जाने अनजाने कॉम्पिटिटिव सोच को हावी होने देते हैं
और वो हमारी क्रिएटिव संभावनाओं को कैसे रोक रही है? बिल्कुल, ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। उम्मीदें घेरी पड़ताल आप सबके लिए जानकारीपूर्ण रही होगी। आपके अपने चैनल बोलती किताब पर इस विश्लेषण को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।